ओके, डन, स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस एक्ट, इसका कमिंग इनटू इफेक्ट जो है वो एक्ट कब आएगा इन इफेक्ट, उसके सेक्शन 1 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सभी पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट करेगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट इनेक्ट करती है, और ऐसा नहीं कि पूरा एक्ट ही उन्होंने इनेक्ट नोटिफाई करना है इकट्ठे। they can notify different provisions of the act from different dates also। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 भी ऐसे ही आया था, डिफरेंट डेट्स पे कई प्रोविजंस डिफरेंट डेट्स पे नोटिफाई हुई थी। तो ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि स्टेट्स को जो है एक्ट पूरा का पूरा नोटिफाई सेम डेट को ही करना है, कुछ को चाहे तो वो रोक भी सकती है और बाद में नोटिफाई कर सकती है अगर उनको ठीक लगे तो ये इतना एक कंफर्ट स्पेस दिया है स्टेट्स को ताकि वो नोटिफिकेशन की डेट जो है चेंज कर सकते। पर अभी तक कोई भी स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट्स ने इसको नोटिफाई नहीं किया है अभी आज तक। 2019 का इनेक्टमेंट है बट अभी तक हुआ नहीं है। चलिए खैर, जब इनेक्ट होएगा तो इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशंस हम पहले बताएंगे। जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली पहले जैसी ही है ऑलमोस्ट, जो पहले थी पहले एक्ट में, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो नई चीज ऐड हुई है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 7 में कंज्यूमर की डेफिनेशन है, काफी सारी डेफिनेशन है, बायस एनी गुड्स वही सब सेम है जो पहले था। जो इंपॉर्टेंट है वो है buys any goods and hires or avail any services includes offline or online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling or multi-level marketing। तो ये जो चीजें थी ये पहले वाले एक्ट में नहीं थी, ये नए ऐड हुई है कि ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस जैसे टेली शॉपिंग रात को टीवी पे आता है, या फिर कोई हम अमेजन पे बाय करते हैं, फ्लिपकार्ट पे बाय करते हैं, कहीं भी बाय करते हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन जो हैं ये इससे कोई अवेल करता है ट्रांजेक्शन, कोई सर्विस लेता है या कोई गुड्स खरीदता है, तो ही विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर टू फाइल ए कंज्यूमर कंप्लेंट। तो ये एक जो चीज है इसमें नई जो ऐड हुई है वो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली जो ट्रांजेक्शन है ये ऐड हुई है। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को भी इसमें बड़ी एक वाइड डेफिनेशन दी गई है, पहले जो नहीं थी, अभी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, और इसमें एक लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, विच इज नॉट एग्जॉस्टिव। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है disclosing to other person any personal information given in confidence by the consumer unless such disclosure is made in accordance with the provisions of any law for timing enforcement। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो अमेजन पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमने अपना नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर या कुछ भी उस पर दिया हुआ है, अगर वो इंफॉर्मेशन कोई वो आगे हमारी कंसेंट के बिना आगे ट्रांसफर होती है उसके द्वारा जो भी प्लेटफॉर्म है, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी और उसके लिए हम कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये चीज एक ऐड हुई है इसलिए मैंने इस पे हाईलाइट किया है। तो डिस्क्लोजिंग मतलब क्या, आप जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर सकता जिसको हम दे रहे हैं कॉन्फिडेंस में। इसका कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है इस एक्ट में, सेक्शन 234 में प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी में ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, as per which the means the responsibility of a product manufacturer or product seller or of any product or service to compensate for any harm caused to a consumer by such defective product manufactured or sold or by deficiency in services relating thereto। means कि जैसे एग्जांपल एक सिंपल सा है, अगर किसी ने प्रेशर कुकर खरीदा और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण एक्सप्लोड हो गया किचन में, तो उससे जो इंजरी हुई है कंज्यूमर उसको भी कंपनसेट करने के लिए कंज्यूमर कंप्लेंट डाल सकता है और उसको लायबल टू गेट दैट कंपनसेशन फॉर हिज इंजरी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण जो। तो ये प्रोडक्ट लायबिलिटी यहाँ पे आ गई। प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्या है, जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि हमने विश्वास में खरीदा है, गुड फेथ में खरीदा है कि इट विल वर्क, बट इट एक्सप्लोड्स बिकॉज ऑफ सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो जो उसका मैन्युफैक्चरर है ही इज लायबल टू कंपनसेट and we can file a consumer complaint for this also। इसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर
प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर, ये तीनों हम इन तीनों के अगेंस्ट जो है ये कंप्लेंट डाल सकते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट सेलर, इन तीनों के अगेंस्ट या इन तीनों में से किसी एक के अगेंस्ट। प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सारा कुछ डिफाइंड है। इसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, ये भी एक डेफिनेशन नई आई है। इसमें है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन मींस अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय पर्सन बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन और any commission as the case may be for claiming compensation for the harm caused to him। तो जैसे आपने पहले सुने होंगे क्लास एक्शन सूट्स फाइल होते थे, मतलब फॉरेन में तो होते बहुत ज्यादा, इंडिया में नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये एक्शन सूट माना जाएगा, प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए एक्शन है बेसिकली। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट की कंप्लेंट की नहीं, उससे जो एक्शन हुआ उसके लिए भी हम प्रोडक्ट क्योंकि लायबल था तो हम कंपनसेशन ले सकते हैं। गौरव कुछ पूछ रहे थे? It's fine, go ahead. ओके अच्छा, प्रोडक्ट सेलर भी इसमें डिफाइन किया हुआ है। मैन्युफैक्चरर हु इज आल्सो प्रोडक्ट सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे डिफाइंड है सेक्शन में, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसका एक नई टर्म जो इसमें यूज हुई है वो है कंसेप्ट ऑफ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पहले कंज्यूमर एक्ट में नहीं था, पुराने में। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जो है डिफाइंड है सेक्शन 246 में, 2 सबसेक्शन 46। means a contract between a manufacturer or trader or service provider on one hand and a consumer on the other, having such terms which cause significant change in the rights of such consumer, including the following। तो इसमें requiring manifestly excessive security deposits, ये अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो कहेगी तुझे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, मान लो इतनी। तो अगर वो अनफेयर है तो वो उसके लिए भी वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। Imposing any penalty on the consumer for the breach of contract thereof which is wholly disproportionate to the loss occurred due to such breach। अब अगर कंज्यूमर के लिए वो लॉ जो कंपनसेशन अमाउंट है इट इज हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट, तो वो भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ते हैं बेसिकली, वो कंज्यूमर एक्ट में भी ये चीज आ गई है। अच्छा, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अर्ली रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल पेनल्टी, अगर हम देना चाहते हैं पहले ही अपना जो उसकी, जैसे हमने इंस्टॉलमेंट से कोई चीज ली है उसकी पेमेंट करना चाहते हैं और वो नहीं करने दे रहा हमें पेमेंट, क्योंकि उसको इंटरेस्ट का लॉस होएगा तो नहीं देगा, तो ये रिफ्यूजल भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सिंपली एंटाइटलिंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरली विदाउट, अब दूसरी पार्टी अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो ये सारे चीजें डिफाइंड है कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होएगा। तो ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अब हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने नहीं फाइल कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट कमीशन, जहां पे जिसकी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, ठीक है, और नेशनल कमीशन जिसकी जुरिसडिक्शन जो है 10 करोड़ से अबव है, ठीक है। अब जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन आगे मैं बताऊंगा कितनी है सबकी, वो बाद में। पर जो कंप्लेंट्स है अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये नया कंसेप्ट है। कंप्लेंट पहले कंज्यूमर कंप्लेंट्स फाइल होती थी, बट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट भी हम कंप्लेंट स्पेसिफिकली फाइल कर सकते हैं बिफोर द स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। उसके बाद कुछ टर्म्स नई इंट्रोड्यूस हुई हैं जो पहले नहीं थी, जैसे बताया कि ई फाइलिंग, ई कॉमर्स भी इंक्लूड हो गया है। जैसे कंज्यूमर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमने ऊपर देखा कि परचेज करता है कोई चीज, तो वो कवर्ड है कंज्यूमर में। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, एंडोर्समेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। अगर कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो हम उसके अगेंस्ट भी वो सूट कंप्लेंट जो है मेंटेनेबल है, उससे भी कंपनसेशन ली जा सकती है। और कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो भी डिफाइंड है कि क्या होएगी, तो डिटेल में एक्ट में भी आपको दे दूंगा, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। जो अब एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक इंस्टीट्यूट हुई है, सेक्शन 10 के अंदर ये बनी है, इस टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स which are prejudicial to the interests of public and consumers, and to promote, protect and enforce the rights of consumer as a class। तो इसलिए बताया क्लास एक्शन सूट जो हमने सुने हैं यूएसए में डलते हैं, वो अब कंसेप्ट कंज्यूमर एक्ट में लाया गया है। और
इसके लिए एक अथॉरिटी स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट हुई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेक्शन 10 में ये कैसे बनेगी वो बताया हुआ है। और सेक्शन 21 में इसमें बताया है कि इट कैन इशू डायरेक्शंस टू ईदर मॉडिफाई और विड्रॉ द फॉल्स और मिसलीडिंग एड्स। कोई मिसलीडिंग एड आ रही है टीवी पे या अखबार में, कोई जो कि उसको, जो इस अथॉरिटी के पास पावर है सेक्शन 21 में कि उसको या तो रिमूव करवा दे या उसको अमेंड करवा दे, या फिर इसके अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि इसके ऊपर जो पेनल्टी लगा सकती है। किसके ऊपर लगाएगी? मैन्युफैक्चरर पे लगा सकती है, एडवर्टाइजर पे लगा सकती है, एंडोर्सर पे लगा सकती है, पब्लिशर पे लगा सकती है। और ये पेनल्टी इट कैन गो अप टू ₹10 लाख। इसकी एक आउटर लिमिट है। और उसके बाद प्रोहिबिटरी पावर भी है अथॉरिटी के पास कि वो 1 साल तक इसको रोक सकती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंडोर्समेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और पब्लिशिंग के लिए। इनको कि 1 साल तक आपने इस चीज के लिए पब्लिश नहीं करनी, दोबारा एंडोर्स नहीं करनी इस एड को। तो जैसे अब अमिताभ बच्चन कोई ऐड करता है टीवी पे और कहता है कि ये जी ऐसे वैसे, तो ये लोग इसमें कवर होंगे और ये लोग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दे सकते हैं। जो चीज सर्टिफाइड हो किसी अथॉरिटी से कि ये इतना चमकाएगी, तभी आजकल नीचे आप देखते हैं कि एड्स में आने लग गया है प्रॉपर कि इट इज नॉट, ये सिर्फ इट इज फॉर ओनली फॉर सिंबोलिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। तो इसमें अब ये अथॉरिटी जो थी कभी भी किसी और एक्ट में नहीं थी, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है कंज्यूमर सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और ये इसमें सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए पेनल्टी कैन इंक्रीज अप टू ₹50 लाख भी है, और प्रोहिबिशन कैन बी एक्सटेंडेड टू अप टू 3 इयर्स अगर बार बार वो करते हैं। तो अगर स्टेट कमीशन कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है, मतलब ये सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है, तो उसके अगेंस्ट अपील नेशनल कमीशन में लाई करेगी। नेशनल कमीशन हम भी पढ़ेंगे क्या चीज है। तो नेशनल कमीशन जैसे पहले थी वैसे ही है, उसका नाम बस नेशनल कमीशन हो गया। सेक्शन 89 जो एक्ट का, इट एम्पावर्स द कोर्ट टू पनिश द मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर who causes a false or misleading advertisement prejudicial to the interest of consumers with imprisonment of 2 years। 2 साल की सजा भी कर सकती है अथॉरिटी इसमें। तो ये जो चीजें थी ये पहले नहीं थी, तो अब फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो थी वो आनी काफी कम हो गई है। अगर ये एक्ट आ जाएगा तो वो और भी कम हो सकती है। तो सेलिब्रिटीज एंडोर्सिंग अ प्रोडक्ट आर हाउएवर स्पेयर्ड इम्प्रिजमेंट, बट सेलिब्रिटीज को इम्प्रिजमेंट नहीं होगी, फाइन हो सकता है, उनको जेल नहीं होगी। जैसे अमिताभ बच्चन या कोई शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं तो उनको पेनल्टी तो पड़ सकती है 10 लाख की या 50 लाख की, पर जेल नहीं होगी ये, बल्कि इनको एग्जम्प्टेड। इसके बाद पेक्यूनरी जुरिडिक्शन पे हम सबसे पहले आते हैं कि अब जो अथॉरिटीज है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। जो स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन है। पहले जो पूरा नाम था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट्स कमीशन, उसकी जगह जो नाम हो गया है वो सिंपल डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो फोरम होता था उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, बेसिकली फोरम वर्ड हट गया है और उसका नाम हो गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सेक्शन 34 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिफाइंड है नए एक्ट में। मैं तो बताता हूं Which section? 34 में District Commission ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन दी हुई है। इसमें जो पहले फोरम का था वैसे ही है सिंपल, बट एक चीज है कि पहले जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन थी वो 20 लाख थी ओल्ड एक्ट में, वो अब 1 करोड़ हो गई है। कि अगर 1 करोड़ तक की वैल्यू का अगर कोई प्रोडक्ट की वो है, उसने पहले वो 20 लाख था वो 1 करोड़ हो गया। जैसे ज्यादातर फ्लैट्स वाले केसेस में हमने देखा है कि अगर 25 लाख का फ्लैट है तो हमें स्टेट कमीशन में डालना पड़ता है, हमारा एक फोरम नीचे का खत्म हो जाता है। अब वो है कि 1 करोड़ तक का भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाल सकते हैं कंप्लेंट, और उसके बाद अगर 1 करोड़ से ऊपर गया तो वो स्टेट कमीशन में डायरेक्ट डलेगी कंप्लेंट। पर ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है 1 करोड़ तक कर दी गई है, 20 लाख से बढ़ा के डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम वर्ड था डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसका नए एक्ट में नाम दिया हुआ है। उसके बाद वो लाई कहां करेगी कंप्लेंट, इसमें बड़ा अच्छा चेंज किया है, वो मैं भी आगे बताऊंगा। पहले मैं पेक्यूनरी बता दूं। सेक्शन 34 में पेक्यूनरी जुरिडिक्शन 20 लाख से 1 करोड़ कर दी डिस्ट्रिक्ट कमीशन की,
और स्टेट कमीशन की कर दिया 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। पहले थी 20 लाख से 1 करोड़, अब स्टेट कमीशन की होगी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की, और 10 करोड़ से ऊपर की है तो नेशनल कमीशन है। ठीक है, तो 3 जुरिस्डिक्शन चेंज हो गई हैं। 20 लाख की जगह 1 करोड़ हो गया डिस्ट्रिक्ट के लिए, और 1 करोड़ से 10 करोड़ हुआ है स्टेट कमीशन के लिए, और 10 करोड़ एंड अबव है तो वो नेशनल कमीशन में उसकी है सेक्शन 58 में, और स्टेट कमीशन की सेक्शन 47 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को चेंज भी कर सकता है। कई बार क्या होता है, छोटी स्टेट्स है, मेघालय जैसे या मणिपुर है, वहां पे इतना बड़ा कोई केस नहीं होते हैं, कम केसेस होते हैं, तो वो वहां पे वो रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो इससे इस एक्ट में ये फायदा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट, मान लो कोई दूर के डिस्ट्रिक्ट, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई बंदा है और उसने 21 लाख की चीज खरीदी थी, तो पहले उसको चंडीगढ़ आना पड़ता था कंप्लेंट डालने के लिए। अब वो 1 करोड़ बहुत बड़ी जुरिस्डिक्शन है और वो वहीं पे डाल सकता है 1 करोड़ तक की। तो ये एक इस एक्ट का बेनिफिट आया है। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिटरमिन कैसे होगी? पहले होता था कि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंपनसेशन इफ एनी क्लेम, ये ओल्ड एक्ट में था सेक्शन 11 और 17 में डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन के लिए। उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंपनसेशन जब हम क्लेम करते थे, और अगर वो 20 लाख से ऊपर हो जाती थी तो हमको स्टेट कमीशन में जाना पड़ता था। पर अब नहीं है, कंपनसेशन आप जितनी मर्जी क्लेम करो, दैट विल नॉट बी कवर्ड। और नए एक्ट में सिर्फ it is determined by the value of the goods or services paid. तो अब जो कंपनसेशन है वो अमाउंट पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में ऐड नहीं होगी, सिर्फ जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है या सर्विस का कॉस्ट है, सिर्फ वही दैट विल डिटरमिन द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। नहीं तो वैसे वो बढ़ जाती थी जब हम कंपनसेशन मांगते थे। उसके बाद प्लेस ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट, कहाँ कंप्लेंट फाइल होगी वो भी डिफाइंड है एक्ट में। पहले हमें पता था कि जहां पे ऑपोजिट पार्टी रिजाइड करती है वहां कंप्लेंट फाइल होगी। अभी भी है कि जहां ऑपोजिट पार्टी फाइल रहती है, रिजाइड करती है, उसका ऑफिस है, वहां पे हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पर इसके साथ ही ऐड हुआ है एक सेक्शन है इसमें कि द कंप्लेनेंट रिजाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, जहां पे कंप्लेनेंट रहता है वो वहां पे कंप्लेंट डाल सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट 34 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी में है, द कंप्लेनेंट रिजाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ये शीट दिख रही सबको? yes, yes. तो इसका सब क्लॉज डी अगर सब देखेंगे तो कंप्लेनेंट रिजाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो पहले क्या होता था कि जहां पे ऑपोजिट पार्टी का ऑफिस ढूंढते रहते थे हम और वहां जाके कंप्लेंट डालते थे। तो अब वो चीज खत्म हो गई है, अब आ गया। पहले जजमेंट भी बहुत सारी थी, तो अब वो चीज हट गई है। तो ये कंज्यूमर बेनिफिट चीज है जो नई ऐड हुई है, पहले नहीं थी। वो वाला तो है ही है कि ऑपोजिट पार्टी रिजाइड्स, ठीक है ना, एनी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी रिजाइड्स, कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट राइजेस, ये भी आ गया जैसे सिविल सूट में होता है। और द कंप्लेनेंट रिजाइड्स ऑफ पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, तो ये दो चीजें नई ऐड हुई हैं, कॉज ऑफ एक्शन और पर्सनली जहां रिजाइड करता है कंप्लेनेंट। तो बेसिकली दिस इज प्रो कंज्यूमर प्रोविजंस। इसके साथ ही सेम वही है स्टेट कमीशन में, जहां पे 1 करोड़ से ऊपर होएगा। और स्टेट कमीशन में एक नई तरह की कंप्लेंट जो हमने ऊपर पढ़ा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट डालनी है, पर जहां पे कंसिडरेशन 10 नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपए की, उसकी वही है। तो स्टेट कमीशन में 3 चीजें डल सकती हैं। एक तो डल सकती है ओरिजिनल कंप्लेंट व्हेन द जुरिस्डिक्शन इज 1 करोड़ टू 10 करोड़। सेकंड, कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, जो डेफिनेशन मैंने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बताई थी, उसकी डायरेक्ट कंप्लेंट भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं डलती, सीधा स्टेट कमीशन में डलेगी, पर 1 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए वहां भी, और डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। फिर अपील्स अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वो तो खैर है ही है, उस स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट की अपील आएगी वो उसके अगेंस्ट आएगी। और स्टेट कमीशन के पास पावर है टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स, जैसे हम देखते हैं रिवीजन जिसको हम बोलते हैं, वो पावर है टू एक्सरसाइज, जहां पे आपको पता है सेक्शन 47 में दिया, फेल टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन, तो रिवीजन की पावर भी है स्टेट कमीशन के पास।
ऐसी नेशनल कमीशन में कौन सी कंप्लेंट्स चलेंगी जिनमें पेक्यूनरी जुडिक्शन 10 करोड़ से ऊपर है, और कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स 10 करोड़। 10 करोड़ तक की तो वहीं डलेंगी नीचे स्टेट कमीशन में, और नेशनल कमीशन में डलेगी 10 करोड़ से ऊपर वाली कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। फिर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, ऑब्वियसली जैसे पहले डलती थी अपील चलेंगी। तो आप पहले आपने देखा होगा कि वो डलती थी, इसमें एक सेकंड अपील भी प्रोविजन है, सेकंड अपील की भी एक प्रोविजन है सेक्शन 51 में। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन टू नेशनल कमीशन, लिमिटेशन 30 डेज ही है, पर सेकंड अपील विल lie if there is a substantial question of law। जैसे आरएसएम डालते हैं वैसे ही अब नेशनल कमीशन, क्योंकि अगर सीधा स्टेट कमीशन में नीचे से कोई आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम से अपील डालता है स्टेट कमीशन में, तो अपील नेशनल कमीशन में नहीं जाती है, वहां पे रिवीजन शायद डलती है ना विशाल? कहाँ पे? अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से हार जाता है, स्टेट कमीशन से भी हार जाता है, डिस्ट्रिक्ट नेशनल कमीशन में रिवीजन डलती है, रिवीजन पड़ती है, आरपी। बट अब हम अपील भी डाल सकते हैं। ओके, अब जो प्रोविजन आ गया अपील का आ गया है कि यू कैन फाइल एन अपील, सेकंड अपील, और डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट दोनों में अगर हार गए हो तो आप नेशनल कमीशन में अपील डाल सकते हो, बट यू हैव टू सेट आउट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, जैसे आरएसएम होता है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिसाइड करके जो नेशनल कमीशन है उस अपील को डिसाइड कर सकती है, क्योंकि रिवीजन में पावर्स बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, पर अपील में फिर भी पावर्स काफी वाइड रहती हैं, इसलिए ये नई चीज ऐड हुई है सेक्शन 51 में, पहले ये कहीं नहीं थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और भी ऐड हुआ है, that you have to deposit 50% of the water। हाँ वो भी मैं आ रहा हूँ, वो पहले नहीं था। अभी मैं लिमिटेशन पहले बता दूं। अच्छा, इसमें एक मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड, कंप्लेंट फाइल कैसे होनी है, पहले जैसे होती है ट्रेडिशनली वो तो हम कर ही सकते हैं, इसमें एक नया ऐड हुआ है मे बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, तो ई फाइलिंग भी अलाउड है, लेकिन उसके सब्जेक्ट टू जो भी उनके प्रोसीजर है जो वो इवॉल्व करेगा स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसके अकॉर्डिंग, तो ई फाइलिंग भी अलाउड है। तो ये नई चीज ऐड हुई है जो पहले नहीं थी। इसका लिमिटेशन जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर आपने स्टेट कमीशन में अपील डालनी है, पहले 30 डेज थी, वो लिमिटेशन अब 45 डेज हो गई है, तो ये 15 दिन का एक और बेनिफिट कंज्यूमर को मिला है। और जो नेशनल कमीशन में अपील डालेगी उसका वो सेम ही है 30 डेज, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो 30 डेज ही है, वो नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाना है तो वो 45 डेज हो गया। बेसिकली जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते लॉयर्स उनके लिए अच्छा है, जो चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, तो 30 दिन की जगह वो 45 डेज हो गया। और उसके बाद सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट भी आप फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन, वो तो है ही पहले से। ठीक है, और इसके बाद हाँ, अब सेक्शन 40 है इसमें, ये पावर, इसके लिए हम रोते थे हमेशा कि ये चीज क्यों नहीं है इसके पास, हमारी एप्लीकेशन अगर डिस्प्ले डिफॉल्ट हो जाती थी तो हमें अपील डालनी पड़ती स्टेट कमीशन में। अब आ गया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय इट इफ देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। तो एक तरह से रिव्यू की पावर आ गई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास भी और स्टेट कमीशन के पास भी आ गई है कि विद इन 30 डेज सेक्शन 40 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पावर है और सेक्शन 50 में स्टेट कमीशन के पास, कि वो अपना डिसीजन रिवाइज कर सकती है, जैसे सेट असाइड एक्स पार्टी हो जाते थे या फिर डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाते थे, ऐसे ऑर्डर्स हो जाते थे, तो उनके अगेंस्ट हमें अपील में जाना पड़ता था, बट अब वो खत्म हो गया, आप उसको रिव्यू डाल सकते हो एक बार एटलीस्ट 30 डेज के अंदर, वो प्रोविजन एक नया ऐड हुआ है। इसके बाद एक मीडिएशन का प्रोविजन ऐड हुआ है सेक्शन 37 में। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई भी ओरिजिनल कंप्लेंट आती है तो एट फर्स्ट इंस्टेंस इसके पास पावर है कि वो मीडिएशन के लिए पार्टीज को भेज सकते हैं, और अगर मीडिएशन में सॉल्व हो जाता है तो कंप्लेंट को वहीं क्लोज कर दिया जाएगा। स्टेट कमीशन के पास भी सेम प्रोसीजर है, सेम पावर है अगर ओरिजिनल कंप्लेंट आती है। और जो बीच में विशाल ने बोला वो पहले था कि 25% और 25 लाख वो जो डिपॉजिट कराना पड़ता था वो भी चेंज हो गया है, 25,000 और 50% था अर्लियर देयर वाज अ कैप ऑफ 25,000, नाउ इट्स बीन डन अवे विद 50% डिपॉजिट कराना ही कराना है। तो ये भी प्रो कंज्यूमर है, क्योंकि अपील में जब
ऑपोजिट पार्टी आएगी तो उसे पहले 50% और 25,000 विच एवर इज लोअर वो डिपॉजिट कराता था, पर अब फिक्स हो गया 50% डिपॉजिट कराना ही कराना है। तो इसलिए अपील्स अपने आप ही कम हो जाएंगी, क्योंकि जब 50% डिपॉजिट करा देंगे अपील में टाइम लगेगा, तो ये भी प्रो कंज्यूमर एक प्रोविजन ऐड हुआ है। स्टेट कमीशन से अगर नेशनल कमीशन में जाते हैं तो शायद 35,000 था, वो भी डन अवे विद हो गया, वहां भी 50% का रूल आ गया। और इसके अलावा एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का स्टेट कमीशन के पास रहेगा, ऐसा कहा है सेक्शन 16 में। और स्टेट कमीशन सबका जो कंट्रोल है नेशनल कमीशन के पास रहेगा सेक्शन 17 में। और मीडिएशन का काफी अच्छा एक चैप्टर है, पूरा डिटेल चैप्टर 5 में सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर मीडिएशन के लिए जाते हैं सेक्शन 37 में तो उसको कैसे मीडिएशन को कैरी ऑन करना है, सारा प्रोसीजर समझाया हुआ है। और मीडिएटर चेंज करना है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन वो कर सकता है। मीडिएटर कोई गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकता है। ये सारी चीजें प्रोविजन इसमें प्रोवाइड, काफी लंबा एक्ट है। टोटल इसमें मेरे ख्याल से 107 सेक्शन है, 107 में रिपीट किया गया पिछला एक्ट है जो, तो 107 सेक्शन है इस एक्ट में, काफी डिटेल में है। पर यह है कि इसमें काफी एग्जॉस्टिव, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह था, काफी एग्जॉस्टिव इसमें लिस्ट भी दी हुई है। और दैट इज और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक नई चीज ऐड हुई है, ये काफी अच्छी है जो पहले नहीं थी। क्लास एक्शन सूट्स भी, मतलब कुछ कंज्यूमर्स मिलके भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, इसमें भी प्रोविजन है। कोई कंज्यूमर्स की एसोसिएशन है, पहले भी डाल सकती थी, अभी भी डाल सकती है। और जो एंडोर्समेंट और एडवर्टाइजमेंट वाला बताया मैंने आपको, ये चीजें नहीं ऐड हुई हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ गई है जो एक्शन ले सकती है कोई भी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई होती है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट को अथॉरिटीज भी फाइल कर सकते हैं, वो अथॉरिटी उसमें एक्शन ले सकती है, जो मैंने बताया उसमें काफी पावर्स अच्छी है उसके पास। सेंट्रल अथॉरिटी से कोई एग्रीड होता है ऑर्डर से तो उसकी भी अपील है नेशनल कमीशन के पास, सिर्फ नेशनल कमीशन में डाल सकते हो और कहीं नहीं। तो ये बेसिकली एक्ट की जो बल्कि इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। एक्ट तो काफी लंबा है बट यही चीजें हैं, बाकी तो पुराना काफी चीजें काफी सिमिलर भी हैं। और बाकी जो नाम वगैरह चेंज हुए हैं वो सब चीजें हैं। फोरम की जगह उसका नाम कमीशन हो गया और स्टेट कमीशन हो गया और नेशनल कमीशन तो पहले। तो विशाल नाउ यू कैन ओपन, है ना, कुछ क्वेश्चंस हों किसी को तो I'll just ये स्क्रीन बंद कर देना है। अच्छा हाँ जी, एक सेकंड। Now anyone wants to ask question can unmute himself. हाँ जी मेरा क्वेश्चन है। मैं गगन। हाँ जी गगन। और इसमें जब हम डाटा शेयरिंग की बात करते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में जब हम कहते हैं कि डाटा शेयर नहीं किया जाएगा कंज्यूमर का इन रेफरेंस टू हिज आईडीज, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड सो ऑन, और उसमें जो अनसेट क्लॉज होता है कि वो कंपनीज अपने पास पहले से ही रखती हैं कि वो डाटा शेयर कर सकती हैं। हाँ तो वो तो कंज्यूमर बी वेयर वाली बात है ना, पर वो उसको आप अनफेयर में ला सकते हो फिर भी, क्योंकि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन इतने डिटेल में नहीं पढ़ सकता है। इसमें भी कई सारे हमारी जजमेंट्स भी हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है और सबको करता नीचे कि हाँ जी आई सब्सक्राइब। तो पहले तो ये क्लॉज डालना ही गलत है। अगर डालता भी है तो इसको रेस कर सकते हो कि दिस वाज नॉट, क्योंकि अब कंज्यूमर भी काफी अवेयर हो गया, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन नहीं था। अब हम जैसे लोग अवेयर कर सकते हैं कंज्यूमर्स को कि आप ध्यान से देखो और आप इसको ना करो। अगर करता है शेयर तो फिर वो गलत कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो क्लॉज है इन इटसेल्फ कि दैट द कंपनी कैन शेयर द डाटा ऑफ द कंज्यूमर, वो क्लॉज अपने आप में ही अनफेयर ट्रेड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल उसका आप कह सकते हो इट इज अनफेयर। काफी जैसे आप उस दिन सर्विस लॉ में वकील हो तो सर्विस लॉ में जब भी कोई रिटायर होता है और उसको जब रिटायर बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है या कोई इसके बेनिफिट्स एरियर्स देते हैं, प्राइस पे होते हैं, तो उससे अंडरटेकिंग ली जाती है और उसमें लिखा जाता है
उससे लिखवा लेते हैं कि तेरे को कोई ज्यादा पैसे चले गए हैं तो वो तुझे रिफंड करने पड़ेंगे। बट होता क्या असलियत में, ये होते नहीं रिफंड कभी भी। उसके लिए हमारे पास जजमेंट्स हैं बहुत सारी नीलेश। तो ये अनफेयर है बेसिकली, ये लिखवाना ही अनफेयर है। या उसकी क्या गलती है भाई उसमें? आपकी गलती क्या है? आप ज्यादा पैसे दे रहे हो तो मुझसे वापस कैसे ले लो, मैं तो खर्च दिए। तो रफीक मसीह की जजमेंट काम आती है, ऐसी जजमेंट्स कंज्यूमर में भी मिल जाएगी। तो दिस इज आल्सो अनफेयर कि आप ऐसा क्लॉज ही क्यों रख रहे हो। अब अनम्यूट करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही क्या? अब एक सेकंड क्वेश्चन है मेरा। हाँ। अब जैसे सेलिब्रिटीज का बताया कि सेलिब्रिटीज विल बी पर्सनली लायबल सिविल साइड पे कि वो कंपेंसेशन पे करेंगे। yes. अब ये जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी को हर चीज की नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में भी हो, सर्विस के बारे में भी हो, और जब वो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो ये कैसे एसेस करेंगे कि उसने ये जान के किया, अनजाने में किया, और क्या कंडीशन? उसके लिए है ना, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है कि जैसे हमारा आईएसओ मार्क होता है, आईएसआई मार्क होता है, ये सब चीजें देख के उसकी क्या कैसे बना है, वो सारे जो गवर्नमेंट के लाइसेंसेस हैं उनके पास है कि नहीं है, वो जो क्लेम कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ है कि नहीं, कोई स्टडी की है कि नहीं, ये तो सेलिब्रिटी को खुद देखना पड़ेगा। जब वो एंडोर्स कर रहा है किसी प्रोडक्ट को तो वो उसकी पूरी स्टडी करेगा कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं, आप एंडोर्स कर रहे हो प्रोडक्ट को, मुझे करना है, तो जो कंपनी है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा एंडोर्सर को कि देखिए सर जो आप बोलोगे ऐड में वो बिल्कुल ठीक है। तो ये उसके ऊपर लायबल, इसके लिए हम लायबल नहीं है। उसके कंज्यूमर को तो पूरा राइट है कि वो कह सकता है, वो फिर वो उनके आपस की फाइट है कि कंपनसेशन कौन देगा। बट दिस इज अपॉन सेलिब्रिटी टू बी वेयर कि